नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर न्यू एनसीईआरटी पॉलिटी की क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की न्यू एनसीईआरटी पॉलिटी का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है न्यायपालिका। आज के इस चैप्टर में हमें भारतीय न्यायिक व्यवस्था को समझना है, हमारे न्यायालयों के बेसिक स्ट्रक्चर को समझना है। न्यायालयों में जो प्रावधान अभी हाल ही में किए गए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपका पीआईएल हो गया, अपील हो गया, ठीक है, न्यायिक व्यवस्था है, इसको समझना है। तो चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 2 पेज का ही है, लेकिन इस चैप्टर में जो टॉपिक्स दिए गए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर बार बार प्रश्न आते हैं, इसलिए इस चैप्टर को थोड़ा बारीकी से समझना। कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइएगा। हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक दिए गए जो हमें आज की इस वीडियो में डिस्कस करने हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिनके ऊपर प्रश्न अक्सर आते रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिरकार हमें अदालतों की जरूरत क्यों पड़ती है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि आखिरकार न्यायपालिका की भूमिका क्या होती है, अदालतों की जरूरत क्यों पड़ती है। इसके 2-3 रीजन दिए गए जो कि हम यहां पर समझेंगे। एंड उसके बाद में आखिरकार न्यायपालिका की भूमिका क्या होती है। इसमें हम 3 चीजों को मुख्य रूप से डिस्कस करेंगे। एक तो न्यायपालिका की भूमिका होती है कि विवादों का निपटारा करना, दूसरा न्यायिक समीक्षा करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, न्यायिक समीक्षा करना ये न्यायालयों की भूमिका होती है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कई बार प्रश्न आता है, तो इसको हम बारीकी से समझेंगे। इसके बाद में कानून की रक्षा करना, यह भी न्यायपालिका का ही कर्तव्य होता है। इसके बाद में स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। हमने लगभग पिछले कई सारे चैप्टर्स में बात की है कि हमारे देश की न्यायपालिका स्वतंत्र है, तो इसका अर्थ क्या है ये हम यहां पर समझेंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे कि आखिरकार भारत में अदालतों की संरचना कैसी है, अर्थात भारत के न्यायालयों का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है। 3 अलग अलग स्तर की अदालतें हमारे देश में देखने को मिलती हैं, तो इन तीनों स्तर की अदालतों को यहां पर समझेंगे, ठीक है। एंड इनमें जो प्रावधान किए गए उन प्रावधानों को भी देखेंगे। एंड लास्ट में हम यहां पर बात करें कि जो अलग अलग स्तर की अदालत है, इसमें जो सबसे नीचे स्तर की अदालत होती है, जिसे जिला अदालत कहते हैं, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो वो भी यहां पर देखें कि सिविल जज न्यायालय किसे कहा जाता है, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन न्याय मजिस्ट्रेट हो गया, ट्रायल कोर्ट है, जिला न्यायालय है, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश है, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट है, तो इन सभी को समझेंगे। इसके बाद में विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन सी हैं, ये भी आज के इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है, जिसमें फौजदारी कानून और दीवानी कानून के 3-3 एग्जाम्पल हमने यहां पर रखे, इसके माध्यम से इसको भी समझेंगे। फिर लास्ट जो हमारा आज के इस चैप्टर का टॉपिक रहेगा वो ये है कि क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है, जिसके पास पैसा है या नहीं है। इसको लेकर के अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका लागू की थी, जनहित याचिका की व्यवस्था विकसित की थी 1980 में, ठीक है। तो जनहित याचिका को भी समझेंगे। एंड इसके अलावा इसे पीआईएल कहा जाता है। जो आपने सुना होगा कि भाई अपील की व्यवस्था होती है, वो कैसे की जाती है, और अपील की व्यवस्था को भी हम यहां पर समझेंगे। फिर इसके बाद में मिड डे मील, ठीक है, मिड डे मील के लिए सुप्रीम कोर्ट ही आगे आया था, अपील के माध्यम से इसे, सॉरी, मिड डे मील को पीआईएल के माध्यम से शुरू करवाया गया था। तो इसको भी हम यहां पर समझने का प्रयास करेंगे और हमारा चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आज का ये चैप्टर आपको समझ में आए, एंड जो भी टॉपिक दिए गए हैं ये एक एक करके आप समझेंगे। सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करें, जैसे कि सिविल सर्विसेज एग्जाम हो गया या फिर शिक्षक भर्ती हो गया, तो आपके लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं और न्यायालयों के बारे में समझना चाहते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर समझना चाहते हैं, तो आज का ये चैप्टर आप पूरा समझिएगा। बहुत सारी जानकारियां आज के इस चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगी। अब इससे पहले कि आगे बढ़े, 1 मिनट आपका लेंगे। देखो, अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। एंड क्लासेस से रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। अभी तक हमने हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की क्लास 6 से लेकर के 8 तक की क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड पॉलिटी की जो क्लासेस हैं, क्लास 6 एंड 7 की कंप्लीट हैं। एंड जो हमारी क्लास 8 की क्लासेस है, चैप्टर नंबर 4 आज आ चुका है। 4 चैप्टर और बचे हुए हैं, अगले 4 दिन के अंदर हम इन चारों चैप्टरों को कंप्लीट कर लेंगे। एंड उसके बाद में 9th की हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, इन तीनों की क्लासेस हम एक साथ लेकर के आएंगे। अभी तक की क्लासेस जो हमारी आ चुकी हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। क्लासेस की प्लेलिस्ट दी गई है, जाइए और जाकर के अभी के भी सभी क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। स्पेशली क्लास 8 पॉलिटी की क्लासेस अगर आपने अभी तक पिछली ज्वाइन नहीं की हैं, तो प्लीज जाकर देखिएगा, ताकि आगे के चैप्टर्स समझने में थोड़ा सा आपके लिए आसानी हो जाए। एंड इसके अलावा जैसे भी हमारे एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं, नोट्स के लिए हमने 2 माध्यम उपलब्ध करवा के रखे हुए हैं। एक तो आप में व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स ले सकते हो, व्हाट्सएप नंबर हमने आपको दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर व्हाट्सएप पर आपको रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है, तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स की भी लिंक प्रोवाइड कर दी है। लिंक पर क्लिक कीजिएगा, आप हमारे स्टोर पर पहुंच जाएंगे। एंड स्टोर पर
अपना नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर वगैरह डाल करके आप नोट्स परचेस कर सकते हैं। बट याद रखना, जब आप स्टोर के माध्यम से नोट्स परचेस करते हैं तो अपना ईमेल एंड अपना फ़ोन नंबर बिल्कुल करेक्ट डालें, ठीक है, एंड चेक कर लें एक बार, क्योंकि आपके ईमेल पर ही हमारे नोट्स का एक्सेस जाता है, ठीक है। एंड फिर आप वहाँ से ईमेल डालकर लॉगिन कीजिएगा एंड आपको हमारे सारे नोट्स मिल जाएंगे। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, जिसने अभी तक हमको टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया जरूर कर लेना। टेलीग्राम की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, सभी की दे दी है। टेलीग्राम इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वहां पर हम जो चैप्टर लेकर के आते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस डालते हैं क्विज के रूप में, ठीक है। तो रिवीजन के तौर पर वहां पर आप जरूर ज्वाइन करना। बहुत सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दिए हैं। आप चलिए आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार हमें अदालतों की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या आवश्यकता है इन कोर्ट्स की, इन अदालतों की, ठीक है। तो पहले बिंदु में कहा जा रहा है कि जैसा कि आप इकाई 2 में पढ़ चुके हैं, इससे पहले वाले चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं कि हमारे देश में कानून का शासन चलता है, अर्थात हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। इसका मतलब यह है कि सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो या फिर आप हो या फिर हम हो या फिर किसी गली में घूमने वाला भीख मांगने वाला कोई भिखारी ही क्यों ना हो, सभी के ऊपर कानून समान रूप से लागू होते हैं। कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास में न्याय व्यवस्था है। बहुत ही छोटी बात कही गई लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा है। कानून के शासन को लागू करने के लिए अर्थात सभी लोगों को समान दृष्टि से देखने के लिए, सभी लोगों को समानता प्रदान करने के लिए ये जो नियम है, इस नियम को लागू करने के लिए हमारे पास में न्याय व्यवस्था है। अगर कोई इस कानून का पालन नहीं करता है तो उसे न्यायालय में जाकर के सजा दिलवाई जाती है या फिर और भी कई सारे प्रावधान रहते हैं। कहने का अर्थ बस इतना समझो कि कानून के शासन को लागू करने के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू करने के लिए हमारे पास में न्यायालय, ठीक है। इस व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें हैं। हमने 3 स्तर की अदालतों की बात की है, ठीक है, तीनों को भी हम समझेंगे। एंड इसके अलावा अगर आप देखो तो इन 3 स्तर की अदालतों में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है, इसके अलावा हाई कोर्ट आपको आज हमारे देश में 25 देखने को मिलेंगे। एंड जिला लेवल के तो बहुत सारे न्यायालय हैं जिसकी गिनती मुझे पता नहीं, आप गूगल पर सर्च जरूर कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इस व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें हैं जहां नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं। भाई अदालत में हम सभी न्याय के लिए जाते हैं। अच्छा, न्याय के लिए क्यों जाते हैं? कई बार क्या होता है कि हमारी आपसी रंजिश की लड़ाइयां होती हैं, कई बार हमारे साथ कोई हमारा ही व्यक्ति गलत कर देता है, कई बार क्या होता है कि सरकार कोई गलत काम उठाती है जिससे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है। तो जब हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तब हम न्यायालय के पास में जाते हैं, ठीक है, और न्यायालयों के पास में जाकर के उनसे डिमांड करते हैं कि सरकार ये गलत करने के लिए जा रही है, कृपया करके आप इसमें हस्तक्षेप कीजिएगा। तब सुप्रीम कोर्ट या फिर जिस भी न्यायालय में हम जाते हैं वो इस सरकार के उस मामले में हस्तक्षेप दिखाता है, ठीक है। तो उसको भी हम आगे समझेंगे कि किस तरह से हमारे यहाँ की जो कोर्ट हैं वो सरकार के मामलों में हस्तक्षेप दिखाते हैं। आगे कहा जा रहा है कि सरकार का अंग होने के नाते न्यायपालिका भी लोकतांत्रिक, भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई। देखो, सरकार का अंग है हमारी न्यायपालिका। हमने यहां पर समझा था पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में, हमारी जो शक्तियां हैं सरकार की वो 3 क्षेत्रों में डिवाइड की गई। सबसे पहला आपका विधायिका, फिर आपको मिलता है कार्यपालिका और फिर आपको मिलता है न्यायपालिका, ठीक है। तो न्यायपालिका जो है ये हमारी सरकार का एक अंग है, ठीक है। और सरकार का अंग होने के नाते भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है ये न्यायपालिका। कैसे निभाती है ये हम आगे समझेंगे, ठीक है। ये इस भूमिका को केवल इसलिए निभा पाती है क्योंकि ये स्वतंत्र है। अब स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब क्या है, मैंने आपको अभी दिखाया था, एक पूरी हेडिंग दी गई, पूरा पैराग्राफ है जिसके माध्यम से हम इस टॉपिक को समझेंगे कि आखिरकार स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब क्या होता है। एंड इसके अलावा क्या आपके आसपास की अदालत और नई दिल्ली में स्थित सर्वोच्च न्यायालय के बीच कोई संबंध है, इसे हम अभी यहां पर समझेंगे, ठीक है, कि आखिरकार जो हमारे भारत देश में पूरी की पूरी न्यायिक व्यवस्था कार्य कर रही है, इस न्यायिक व्यवस्था में एक से दूसरी अदालत के बीच में संबंध क्या होता है, ठीक है। इस अध्याय में हम इन सभी सवालों का जवाब पाएंगे। चलिए, तो अब हम बात करते हैं न्यायपालिका की भूमिका क्या रहती है, ठीक है। न्यायपालिका की भूमिका, न्यायपालिका के कार्यों को हम यहां पर समझेंगे, ठीक है। बेसिक रूप से ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे आज के इस चैप्टर का, तो इसको आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइएगा। एंड ये सारे टॉपिक जो हमने यहाँ पर जैसे रखे हुए हैं एग्जैक्ट नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। कहा जा रहा है कि अदालतें बहुत सारे मुद्दों पर फैसले सुनाती हैं, ठीक है, बहुत सारे मुद्दे हैं, आप सभी जानते हैं, तो इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत है ही नहीं। न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। अगर हम शॉर्ट में कहें तो 3 भागों में हम न्यायपालिका के कार्यों को, न्यायपालिका के कामों को डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला विवादों का निपटारा, ठीक है। तो न्यायिक व्यवस्था जो है नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारों और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच में पैदा होने वाले विवादों को
हल करने की क्रियाविधि मुहैया कराती है। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो हमारा न्यायालय है, जो न्यायिक व्यवस्था है, ठीक है, न्यायालय कहें या फिर न्यायिक व्यवस्था कहें, ये हमारे यहाँ पर कितने तरह के विवादों का निपटारा करते हैं। सबसे पहले तो नागरिकों अर्थात किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का अगर झगड़ा हो जाता है, कोई मतलब मसला खड़ा हो जाता है, तो उस मसले को सॉल्व करने के लिए, उस लड़ाई को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए न्यायपालिका कार्य करती है। दूसरा, नागरिक और सरकार के बीच में अगर कोई लफड़ा हो जाता है, ठीक है, कि भाई कोई नागरिक और सरकार के ऊपर केस करता है, या फिर न्यायिक और सरकार के बीच में कोई झगड़ा होता है, कोई नागरिक कानून का पालन नहीं कर रहा है, सरकार मौलिक अधिकारों का हनन करे, तो यहां पर उस मसले को भी सॉल्व करने का काम करती है न्यायपालिका। दूसरा, दो राज्यों के बीच में अगर कोई मतलब प्रॉब्लम होती है, तो उसको भी सॉल्व करने का काम कोर्ट करता है। एंड इसके अलावा अगर राज्य और केंद्र सरकार के बीच में कोई मसला हो जाता है, ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच में, तो उसको भी सॉल्व करने के लिए न्यायालय ही जाना होता है। कहने का अर्थ यहां पर यह कि किसी भी तरह का अगर कोई विवाद होता है, तो उसके निपटारे के लिए हमें कोर्ट जाना पड़ेगा, चाहे वो दो लोगों के बीच में हो, दो सरकारों के बीच में हो, केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में हो, या फिर नागरिक और सरकार के बीच में ही क्यों ना हो। किसी भी तरह का अगर कोई विवाद होगा, तो विवाद के निपटारे के लिए हमें कोर्ट जाना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझना। देखो, संविधान की व्यवस्था का अधिकार, सॉरी, संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास में होता है। अब एक बात, इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम अलग हटके देसी भाषा में आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जब हमारे भारत देश में लोकतंत्र नहीं था, ठीक है, और अंग्रेज भी नहीं आए थे, तब क्या होता था बताओ। राजतंत्र व्यवस्था में हमारे यहां पर क्या था कि राजा जो चाहे कर सकता था। जो चाहे कर सकता था कि नहीं कर सकता था? राजा जिसे चाहे न्याय दे सकता था। अगर राजा का मूड घूम गया तो किसी को भी फांसी पर लटका सकता है, ठीक है। राजा का मूड है तो किसी को भी कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो राजा ये डिसाइड करता था कि न्याय किस तरह का होगा, ठीक है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या क्या नियम बनेंगे, क्या नियम नहीं बनेंगे, नियम सही है गलत है, जो भी डिसाइड करेगा, राजा को पूरी आजादी थी, ठीक है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा नहीं है, ठीक है। संविधान की व्याख्या का अधिकार, या फिर हम यूं कहें कि हमारे भारत में जो नियम होंगे, ठीक है, उन नियमों को बनाने और बनाने का अधिकार तो भाई सरकार के पास में है, विधायिका के पास में है। लागू करवाने का अधिकार भाई न्यायपालिका के पास में है। लेकिन उन संविधान के उन नियमों की, ठीक है, व्याख्या करने का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास में होता है, ठीक है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई भी कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। न्यायिक समीक्षा अर्थात उस कानून का अध्ययन करता है न्यायपालिका, ठीक है। अगर कोई कानून सरकार द्वारा लागू किया जाता है, ठीक है, कोई ऐसा नियम पारित किया जाता है, तो उस कानून का मतलब अध्ययन करती है न्यायपालिका, ठीक है। और न्यायपालिका अध्ययन करने के बाद अगर न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि इस कानून में ये गलत काम किया गया है, ठीक है, तो न्यायपालिका सबसे पहले तो सुझाव देगी कि आप इन इन प्रावधानों को इस नियम से हटाइएगा, ठीक है। अगर उसे लगता है कि भाई ये पूरा का पूरा कानून ही गलत है, ठीक है, तो उस पूरे के पूरे कानून को ही हटाने का अधिकार न्यायपालिका के पास में है। क्या कहा जा रहा है? संसद द्वारा पारित किया गया कोई भी कानून संविधान के अगर आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, जैसे कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, जैसे कि जो विधि द्वारा निर्धारित तत्व हैं, अगर उनका उल्लंघन करता है, तो कानून को रद्द करने का अधिकार इनके पास में है, मतलब कोर्ट के पास में होता है, न्यायपालिका के पास में होता है, ठीक है। और इसे ही न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। अब अगला है कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। देखो यहां पर क्या है ना कि अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, फिर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय फिर उच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। कहने का अर्थ ऐसा है कि वह जो हमारे मौलिक अधिकार दिए गए, हमने चैप्टर नंबर 1 में उन मौलिक अधिकारों को समझा था। क्या है कि जीवन का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी में दिया गया है, ठीक है। आज़ादी बोलने का अधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी में दिया गया है। इसके अलावा और भी कई सारे अधिकार हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, ठीक है, तो या फिर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो आप न्यायालय की शरण में जा सकते हो, और न्यायालय का कर्तव्य है ये कि आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर हमें सर्वोच्च न्यायालय जो हमारे भारत देश का सुप्रीम कोर्ट जो है, इसकी छोटी सी हिस्ट्री डिस्कस करनी है, जो आज हम जिसका मतलब उपयोग करते हैं, तो इसका इतिहास यहाँ पर दिया गया है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी, जिसका उपयोग हम अभी कर रहे हैं, ठीक है। उसी दिन हमारा भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बना था, भारत देश एक गणतंत्र बना था, तो इसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन इसके पीछे का जो हिस्ट्री है वो भी यहाँ पर देख लो। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937 से लेकर के 49 की भांति यह न्यायालय पहले भी संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेज में हुआ करता था। सुप्रीम कोर्ट कोई नया नहीं स्थापित हुआ था 1950 को, इसके पहले भी ये अस्तित्व में था, लेकिन तब कहां पर था? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। कहां पर? संसद भवन के भीतर, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। 1937 से लेकर के 1949 के बीच में ये कार्यरत था, और 1950 26 जनवरी को इसे दिल्ली मतलब एक सुप्रीम कोर्ट के रूप में मान्यता दी गई, ठीक है। और इसे 1958 में दिल्ली में जो इमारत है वहां पर स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है। आई होप कि इसके बारे में आपको जानकारी हो गई है, और आगे इसके बारे में भी हम और डिस्कस करेंगे। अब हम आगे बात करते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है, और इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में ऑलरेडी हम पिछले कई सारे चैप्टर्स में, चैप्टर नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 3 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल में जानकारी दी गई, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बिंदु में कहा जा रहा है, अगर न्यायाधीश पर नेताओं का नियंत्रण रहता तो उसकी वजह से न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले पाते। मान लो कि भाई किसी नेता का, मुख्यमंत्री का, या फिर प्रधानमंत्री का, या फिर किसी अन्य मंत्री का, ठीक है, न्यायालय के ऊपर नियंत्रण होता। जैसे कि हम देखते हैं एक शिक्षा मंत्री होते हैं, स्वास्थ्य मंत्री होते हैं, ठीक है, खेल मंत्री, खेल विभाग की मंत्री होती है। इसी तरह से कोई न्यायिक मंत्री होता, ठीक है, या न्यायालय के ऊपर इन नेताओं का दबाव होता, तो क्या न्यायालय स्वतंत्र रूप से कभी भी फैसला सुना पाते? नहीं सुना पाते, क्योंकि नेता तो सभी एक जैसे हैं ना। आज के टाइम पर आप देख लो, अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला घोटाला निकला है, ठीक है, जो फ्रॉड निकला है, सभी पार्टियां इसमें शामिल है। कोई ऐसी पार्टी आपको देखने को मिल रही है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड ना लिया हो? ठीक है, सभी मिली हैं। तो सभी नेता एक ही जैसे हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप उसे भाई बीजेपी वाला कह दो, कांग्रेस वाला कह दो, आम आदमी पार्टी वाला कह दो। तो अगर नेताओं का न्यायालय के ऊपर नियंत्रण होता, ठीक है, तो कभी भी न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसला नहीं ले पाते, ठीक है। व्यक्ति जाता, कहते नेताजी हमारा ये केस है, सॉल्व करवा दो। नेताजी कहते हाँ भाई इतने रुपए जमा कर दो और जाओ, और हम देख लेंगे कोर्ट में तुम्हारा जो भी होगा, ठीक है, और काम हो जाता, ठीक है। इस तरह से फिर न्यायालय स्वतंत्र रहते ही नहीं, और न्यायालय में जो निर्णय लिए जाते वो भी सही नहीं होते, ठीक है। तो स्वतंत्रता का यह अभाव, ठीक है, न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि वह हमेशा नेता के पक्ष में ही फैसला सुनाए। ऐसे तो यहां पर न्याय हार जाता। इसलिए, लेकिन भारतीय संविधान में अगर आप देखो तो इस तरह की दखलंदाजी को स्वीकार नहीं करता। भारतीय संविधान में नेताओं का न्यायपालिका के ऊपर से पूर्ण रूप से अधिकार खत्म कर दिया गया। किसी भी पद का नेता, चाहे वो राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, जो कोर्ट का फैसला होगा, ठीक है, न्यायाधीश के ऊपर दबाव नहीं डाल सकता कि आप ये नहीं ये फैसला दो। इसीलिए तो इतने दिनों तक राम मंदिर का फैसला अटका रहा, वरना मोदी जी आकर के तुरंत ही वहां पर कह देते कि नहीं भाई आप ही नहीं ये फैसला दो, ठीक है। किसी भी पार्टी का फैसले में कोई योगदान नहीं है, याद रखना, ठीक है, फैसले में कोई योगदान नहीं है। ये इस बात को बहुत याद रखना, ठीक है, क्योंकि न्यायालय के ऊपर किसी भी पार्टी के किसी भी नेता का, चाहे भले वो राष्ट्रपति क्यों ना, राष्ट्रपति को क्षमा करने का एक अधिकार प्राप्त है, ठीक है। न्यायालय जो चाहे आदेश दे सकता है, न्यायालय जो चाहे फैसला सुना सकता है, लेकिन उस फैसले को बदलने का अधिकार यहां पर इनको राष्ट्रपति को थोड़ा बहुत होता है, जिसके बारे में हम आगे क्लास 11th के एनसीईआरटी में डिटेल में डिस्कस करेंगे, याद रखना, ठीक है। न्यायालय पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, कोई भी पद का नेता इसमें दखलंदाजी नहीं दे सकता। इसलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र रखा गया है। ना ही इसके ऊपर कोई भी अधिकारी दबाव डाल सकता है, न कोई नेता, न कोई मंत्री, न कोई प्रधानमंत्री, कोई नहीं दबाव डाल सकता, ठीक है। इस स्वतंत्रता का एक पहलू है शक्तियों का बंटवारा, ठीक है। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि यह हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है, मतलब एक जड़ है, ठीक है, बुनियादी जड़ वाला पहलू है कि भाई हमारे यहाँ का जो संविधान, इसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है 3 क्षेत्रों में। कितने? 3 क्षेत्रों में। सबसे पहला विधायिका, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं सरकार वाला। दूसरा आपको मिलता है कार्यपालिका, ठीक है। तीसरा मिलता है आपका ये न्यायपालिका, ठीक है। तो इसका मतलब है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती। आगे, अदालतें सरकार के अधीन नहीं है,
ना ही वे सरकार की ओर से काम करती हैं। याद रखना, विधायिका और कार्यपालिका ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल रखती हैं। देखो, विधायिका कार्यपालिका के ऊपर कंट्रोल रखती, बहुत ही बारीकी से समझना। विधायिका के बारे में हमने जब डिस्कस किया था तो आपको बताया था कि विधायिका कार्यपालिका के ऊपर अपना दबाव डाल सकती, अधिकारियों के ऊपर नेता दबाव डालते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, बहुत सारे काम करते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, अधिकारी अपनी मनमर्जी के हिसाब से सारे काम करेंगे, अधिकारी को पूर्ण स्वतंत्रता मिल जाएगी। इसलिए विधायिका जो है वो कार्यपालिका के ऊपर दबाव डाल सकती है, लेकिन ना ही कार्यपालिका और ना ही विधायिका न्यायपालिका के ऊपर किसी भी तरह से दबाव डाल सकती है। ठीक है, ये बात याद रखना। न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका और विधायिका इन दोनों के ऊपर दबाव डाल सकती है। ठीक है, देखेगी कि अगर विधायिका सही से काम नहीं कर रही तो विधायिका के कार्यों को बदला जाए या उसे कानून को रद्द कर दिया जाए, इनके ऊपर निर्णय लिया जाए। तो न्यायपालिका इन दोनों के ऊपर अपना शासन लागू करती है, इन दोनों को प्रभावित कर सकती है, लेकिन ये दोनों न्यायपालिका को प्रभावित नहीं कर सकते। याद रखना, क्योंकि न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। ठीक है, ये किसी के भी अधीन नहीं है। अदालतें सरकार के अधीन नहीं है, ना ही कार्यपालिका के अधीन नहीं है। कार्यपालिका जो है वो विधायिका के अधीन रहकर काम करती है। ठीक है, और जो विधायिका है ये न्यायपालिका के अधीन रहकर काम करती है, लेकिन न्यायपालिका किसी के भी अधीन नहीं रहती है। ठीक है, जो कार्यपालिका है विधायिका और ये न्यायपालिका इन दोनों के नीचे रहती है। ठीक है, ना ही वे सरकार की ओर से काम करती है, अर्थात न्यायपालिका। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त रखने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का कोई भी दखल ना हो। हाँ, अब भाई यहां पर ऐसा तो हो सकता है कि भाई सरकार या फिर नेता कोई भी न्यायालय के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते, लेकिन ऐसा तो हो सकता है ना कि सरकार या फिर कोई नेता अपनी मन मर्जी के मुताबिक न्यायालय में उस न्यायाधीश को बिठा दें और फिर उससे जैसा चाहे काम करवाएं। ऐसा तो हो सकता है ना। तो ऐसा ना हो इसके लिए क्या किया जाता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल ना हो, ऐसे विधान बनाए गए। ठीक है, क्या किया गया है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य किसी भी शाखा का कोई भी दखल ना हो, इस तरह का मतलब पूरा का पूरा व्यवस्था की गई है। ठीक है, जो व्यवस्था की गई है इसको हम क्लास 11th के एनसीईआरटी में डिस्कस करेंगे, बहुत ही बड़ा इंतजाम है। ठीक है, तो वो अगर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। क्लास 8 के एनसीईआरटी के हिसाब से ही देखते हैं। अभी बस इतना समझ लो कि उच्च न्यायालय और न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति में सरकार का किसी भी तरह से कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है, इसलिए एक बार नियुक्त हो जाने, हाँ इसके अलावा एक बात और है कि एक बार नियुक्त हो जाने के बाद में किसी भी न्यायाधीश को हटाना भी बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति एक बार न्यायाधीश बन गया सुप्रीम कोर्ट का या फिर हाई कोर्ट का, तो उसे न्यायाधीश के पद से हटाना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, मतलब बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए भी कई अलग कार्यवाहियां करनी पड़ती हैं। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th के एनसीईआरटी में, दोनों टॉपिक। ठीक है, कि भाई इसकी प्रक्रिया क्या है एंड इनको कैसे हटाया जाता है, क्लास 11th में बहुत डिटेल में दिया गया है, तो वहां पर समझेंगे। बहुत जल्दी क्लास 11 पर पहुंच जाएंगे, ज्यादा टेंशन मत लेना। ठीक है, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि न्यायपालिका की ये स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है। जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है कि भाई कोई भी न्यायाधीश इनको हटाने, मतलब कोई भी न्यायाधीश के ऊपर कोई भी नेता, किसी भी लेवल का नेता इनके ऊपर अपना दबाव नहीं डाल सकता, इनको इनके पद से हटा नहीं सकता। भाई जो कार्यपालिका है, जो अधिकारी हैं, डीएम है, एसडीएम है, इनको तो हटाया जा सकता है कि भाई आपको ट्रांसफर कर देंगे वरना ऐसा काम करो। ठीक है, आपको हम प्रमोशन जो है उसे कैंसिल करवा देंगे, प्रमोशन नहीं होने देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो कार्यपालिका इनके नियंत्रण में रहती है। ठीक है, लेकिन न्यायपालिका के साथ में ये ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते, इसलिए न्यायपालिका इनके नियंत्रण से बाहर है। ठीक है, अच्छा ऐसा है इसलिए न्यायपालिका के पास में ताकत भी काफी ज्यादा है, इसलिए ये इन नेताओं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इनके खिलाफ फैसले भी ले सकते हैं, इनको सभी के समान रख सकते हैं। इसके आधार पर वे विधायक और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती हैं। ठीक है, जो न्यायपालिका है ये विधायकों, ठीक है, सांसदों और जो मतलब कार्यपालिका के अधिकारी हैं, डीएम हैं, एसडीएम है, आप कभी जाना और देखना सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के पास में, ठीक है, एक मिनट बैठ के देखना, वो कहते हैं कि भाई चंडीगढ़ से आ रहे हैं हम, ये आईएएस हैं, वो यहाँ से आ रहे आईपीएस हैं, डीजीपी हैं, ये वो उठ के भगा देते हैं वकील, कहते हैं निकलो यहाँ से, चलो उठो 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 उठो, बाद में आना, लाइन में लग के आओ, लाइन में लग के आओ। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके पास में ताकत है। ठीक है, इनका दबाव उनके ऊपर थोड़ी ना चलेगा, वो कानून को जानते हैं। अगर आप भी इसी तरह से कानून को जाने तो आप भी इनसे मतलब नहीं डरेंगे, बट कानून को समझो एक बार। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, इसके आधार पर चूंकि अदालतों को भारी ताकत दी गई है न्यायपालिका की स्वतंत्रता की वजह से, इसकी वजह से ये विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकते हैं। अगर कोई अधिकारी अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है तो आप केस उसके खिलाफ फाइल कर दीजिएगा, कोर्ट में जाइएगा और कोर्ट में जो जज साहब, आपने कई बार वीडियो देखे होंगे,
आईएएस को, आईपीएस को कोर्ट में जज सब ऐसे ही फटकार लगाते हैं कि वो बैठ के जी जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, ऐसे करते हैं, देखते ना, सॉरी सर, ये वो मतलब बहुत हड़का देते हैं, ठीक है, जज लोग जो होते हैं, वकील लोग ही हड़का देते हैं इनको, ठीक है। तो वो चीज़ें इसीलिए हैं क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र है, ठीक है। न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में भी अहम भूमिका निभाती है इसी वजह से, क्योंकि ये स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र क्यों होना चाहिए वो हमने देख लिया, और किस तरह से स्वतंत्र है वो भी हमने देख लिया, ठीक है। स्वतंत्र क्यों होती है ये हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होते हैं, ठीक है, ये हमने यहाँ पर देख लिया। अगला, भारत में अदालतों की संरचना कैसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी समझो कि भाई भारत में आखिर जो हमारी अदालतें, इनकी संरचना कैसी, कैसा इनका स्ट्रक्चर है। तो पहले बिंदु में यहां पर कहा जा रहा है कि हमारे देश में 3 अलग अलग स्तर की अदालतें होती हैं, ठीक है। सबसे निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें हैं, ठीक है। अगर आप पिरामिड बनाकर देखोगे तो निचले स्तर पर आपको बहुत सारी अदालतें मिलेंगी, जिला अदालत, ठीक है, क्योंकि हमारे भारत देश में बहुत सारी जिले हैं, इसलिए बहुत सारी जिले अदालतें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा, जिला में एक जिला न्यायाधीश होता है, हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है, ठीक है। यहाँ पर फौजदारी अदालत हो गई, दीवानी है, तो मतलब कई सारी चीजें होती है जिन्हें हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे निचले स्तर पर होती है जिला अदालत, ठीक है। सबसे ऊपरी स्तर पर होती है केवल एक अदालत। देखो निचले स्तर पर तो भाई कई सारी अदालतें मिल जाएंगी क्योंकि कई सारे जिले हैं, लेकिन सबसे ऊपर केवल एक अदालत है जिसे हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। केवल एक अदालत है, ये ऊपर वाले पिरामिड पर एक अदालत है। बीच में अगर आप देखोगे तो 25 उच्च न्यायालय आपको देखने को मिलेंगे, इनको समझेंगे भी, ठीक है। तो सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत है। जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज्यादा ताल्लुक होता है उन्हें अधीनस्थ न्यायालय फिर जिला जिला अदालत कहा जाता है। सबसे देखो, आमतौर पर जो हम सभी आम नागरिक हैं, ये अगर कोई मसला होता है तो कहां पर जाते हैं, अपने कोर्ट जाते हैं, जिला कोर्ट में जाते हैं, अधीनस्थ न्यायालय में, या फिर हम कह सकते हैं जिला न्यायालय, जिला अदालत में जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जाकर अपना केस फाइल करते हैं। जब वहां से हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, हाई कोर्ट में अपील करते हैं, ठीक है। जब वहां से भी हमें न्याय नहीं मिलता तब हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट केवल एक है, लेकिन हर जिले में न्यायालय आपको मिलेंगे, इसलिए जिला न्यायालय ज्यादा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या फिर जिला अदालत कहा जाता है। ये अदालतें आमतौर पर जिले या फिर तहसील के स्तर पर या किसी शहर में होती हैं। कहां पर होती है, तो जिले में होंगी या तहसील के स्तर पर होंगी या फिर किसी बड़े शहर में ये होती हैं, ठीक है। ये बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती हैं, किसी एक तरह के मामले की नहीं, कई सारे मामलों की सुनवाई करती हैं, ठीक है, जिसमें लड़ाई दंगे वाले भी हो गए, मौलिक अधिकारों का हनन भी हो गया, बहुत सारे के, ठीक है, बहुत सारे मामलों की सुनवाई करती हैं। प्रत्येक राज्य जिलों में बटा होता है, हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है, हर जिले में याद रखना एक जिला न्यायाधीश होता है, और प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है, ठीक है। जो यहाँ पर बात कही कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। प्रत्येक राज्य का एक एक उच्च न्यायालय जरूर होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक ही उच्च न्यायालय में एक से अधिक राज्य शामिल होते हैं, ठीक है। एक से अधिक राज्य जो होते हैं वो एक ही उच्च न्यायालय में अपनी कार्यवाहियां करवाते हैं, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। बस अभी इतना समझो कि देखो हर जिले के पास में एक जिला न्यायाधीश होता है, ठीक है, जिला अदालत होती है, ठीक है, और प्रत्येक राज्य के पास में एक ही उच्च न्यायालय होता है, ठीक है, एक ही उच्च न्यायालय, एक से अधिक उच्च न्यायालय किसी भी राज्य में नहीं होगा। अर्थात हाई कोर्ट जो होगा एक ही होगा, लेकिन जिला न्यायालय जो होंगे बहुत सारे होंगे, ठीक है, जितने जिले होंगे उतने जिला न्यायालय होंगे, जिला अदालतें होंगी। यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। निचली अदालत कौन सी होती है, निचली अदालत हम कहते हैं भाई जो जिला अधीनस्थ न्यायालय फिर जिला अदालत कहते हैं, ठीक है, ये अपने निचले स्तर की होती है। और सबसे ऊंचे स्तर की जो अदालत होती है उसे हम कहते हैं हाई कोर्ट। हर राज्य की सबसे ऊंची जो अदालत होती है उसे हम कहते हैं हाई कोर्ट, ठीक है। उच्च न्यायालय से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, ये देश की सबसे बड़ी अदालत होती है। देखो याद रखना, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला ले लेगा, हाई कोर्ट हो या अधीनस्थ न्यायालय हो या फिर जिला अदालत हो, इन सभी को उसे मानना पड़ेगा, ठीक है। हाई कोर्ट जो फैसला लेगा, ठीक है, उसे उस राज्य के सभी जिला के न्यायालयों को मानना पड़ेगा, ठीक है। जो जिला अदालत फैसला लेगी वो उस जिले के सभी लोगों को मानना पड़ेगा, ठीक है। तो एक सीढ़ी है, ठीक है, सीढ़ी है, सीढ़ी बाय सीढ़ी। सबसे ऊपर है आपका कौन, पिरामिड में सबसे ऊपर है आपका, यहाँ पर आपको मिलेगा सुप्रीम कोर्ट, फिर आपको मिलता है हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला लेगा हाई कोर्टों को मानना पड़ेगा, हाई कोर्ट जो फैसला लेंगे वो जिला अदालत को मानना पड़ेगा, जिला अदालत जो फैसला लेंगे वो जिले के सभी न्यायालय जो होंगे सभी लोगों को उसका पालन करना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते, इसको इरेज कर लेते हैं। हाँ, आगे कहा जा रहा है जो नई दिल्ली में स्थित है। हाँ याद रखना, जो हमारा हाई कोर्ट है कहाँ पर है, नई दिल्ली में स्थित है। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं।
कहाँ के? सुप्रीम कोर्ट के मुखिया होते हैं, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारी अदालतों को मान्य होते हैं, कहाँ के? सर्वोच्च न्यायालय के, ठीक है। तो वो अभी हमने आपको बता दिया। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में की गई थी। ये तीन प्रेसिडेंसी शहर थे, मतलब अंग्रेजों के टाइम पर ये तीन प्रेसिडेंसी शहर थे। 1862 में सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक है, अर्थात हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में किया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना जो की गई थी, ये कब की गई थी? 1966 में, याद रखना। आज पूरे देश में आपको 25 उच्च न्यायालय देखने को मिलते हैं। बहुत सारे राज्य अपने बहुत सारे राज्यों के अपने उच्च न्यायालय, अर्थात कई बार क्या है, कई राज्य ऐसे हैं जिनके पास में अपने पर्सनल उच्च न्यायालय हैं, वो किसी अन्य राज्य के उच्च न्यायालय में जाकर के अपनी कार्यवाही नहीं करवाता, ठीक है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर उनके अपने खुद के उच्च न्यायालय हैं, जबकि पंजाब, हरियाणा का अगर आप देखोगे तो इनका एक साझा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। कहां पर है? चंडीगढ़ में है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो दूसरी तरफ 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन चारों के लिए गुवाहाटी में एक उच्च न्यायालय दिया गया है, ठीक है। तो जिन राज्यों की जनसंख्या कम है, ठीक है, या जिनका क्षेत्रफल बहुत कम है, जिनकी जनसंख्या कम है, उनमें क्या किया गया कि भाई एक से अधिक राज्य को एक ही उसमें हाई कोर्ट में रख दिया गया। अब जैसे कि अगर आप देखो हमारे उत्तर प्रदेश को, तो उत्तर प्रदेश में तो कई सारे आपको मतलब देखने को मिल जाएंगे, मतलब बहुत सारी जनसंख्या है, ठीक है। अब जहां ज्यादा जनसंख्या है वहां पर एक ही उच्च न्यायालय दिया गया, और एक ही उच्च न्यायालय की बेंच या फिर हम कह सकते हैं कि खंडपीठ भी लखनऊ में बिठाई गई है कि भाई बहुत ज़्यादा केस आ रहे हैं, उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई कुछ केस लखनऊ की बेंच में जाकर के उसका एक केंद्र वहां पर रख दिया गया कि यहां पर जाकर हैंडल करो। अब भाई ये आप देखो, असम हो गए, नागालैंड हो गए, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश, ये छोटे छोटे राज्य हैं, ठीक है, यहाँ पर मसले भी कम होते हैं। इसलिए क्या किया गया, इन चारों को एक ही उच्च न्यायालय में रख दिया गया कि आपके मसले कम आते, इसलिए अगर चारों के लिए अलग अलग उच्च न्यायालय रखेंगे तो खर्चा ज़्यादा आएगा एंड काम यहाँ पर कम रहेगा, इसलिए एक ही उच्च न्यायालय में आकर के तुम सभी अपना निपटारा कर लो, और बड़ा आसानी से ये चारों के चारों जो राज्य हैं वो अपने यहाँ पर फैसले करवा लेते हैं, यहाँ पर न्याय प्राप्त कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, गुवाहाटी में इनका उच्च न्यायालय रखा गया है। 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश, अमरावती और तेलंगाना, हैदराबाद से में अलग अलग उच्च न्यायालय। हाँ, अगर आप देखो तो ये पहले एक ही राज्य हुआ करते थे, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है। बट अभी चूंकि ये अलग अलग हैं, ठीक है, ये राज्य अलग अलग हो चुके हैं, इसलिए 1 जनवरी 2019 से क्या किया गया है कि इन दोनों राज्यों को एक अलग अलग उच्च न्यायालय दे दिया गया। पहले इनके पास में एक ही उच्च न्यायालय था और एक ही उच्च न्यायालय में ये अपने सारे के सारे फैसले करवाते थे, बट अब इनके पास में अलग अलग हाई कोर्ट हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नज़दीक पहुंचने के लिए कुछ उच्च न्यायालयों की राज्य के अन्य हिस्सों में खंडपीठ या फिर बेंच है। क्या कहा जा रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नज़दीक पहुंचने के लिए, कई बार क्या है कि कोर्ट के पास में बहुत ज़्यादा केस आने लगते हैं, ठीक है, और राज्य बहुत बड़ा है, राज्य बहुत बड़ा है, अब यहाँ पर उच्च न्यायालय रख दिया गया, यहाँ से वो व्यक्ति कहाँ तक जा पाएगा, बहुत दूरी है, ठीक है, तो बीच में एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई, उसके पास में बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही है, बहुत ज़्यादा लोग आकर के यहाँ पर केस कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक रख दिया गया या फिर एक यहाँ पर रख दिया गया, ठीक है, कि भाई इधर के जो लोग हैं वो यहाँ पर अपना फैसला सुनवाएं, अगर यहाँ पर नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पर आए, ठीक है। तो ऐसे क्या करते हैं लोग हैं, अन्य हिस्सों में खंडपीठ या फिर बेंच बिठा देते हैं कि भाई यहाँ पर आप लोग आकर के अपने, ये हाई कोर्ट की ही एक शाखा है जहाँ पर आकर के आप न्याय प्राप्त कर सकते हो, तो ऐसी व्यवस्था ऐसी की जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट है, क्या विभिन्न स्तर की अदालतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं या नहीं है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, क्या विभिन्न स्तर की अदालतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? तो इसका उत्तर है जी हाँ, बिल्कुल। देखो, भारत में हमारे पास में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सभी अदालतों को मान्य होते हैं। मैं आपको पहले बता चुका, सुप्रीम कोर्ट के जितने फैसले होंगे हाई कोर्ट को मानना होगा, हाई कोर्ट के फैसले जो होंगे जिला अदालत को या फिर हम कहें अधीनस्थ अदालत जो होती हैं उनको मानना होगा, ठीक है। इस एकीकरण को समझने के लिए अपील की व्यवस्था को देखा जा सकता है। देखो क्या है कि अगर आपने जिला अदालत में या फिर मतलब जिला अदालत में फिर अधीनस्थ अदालत में कोई केस किया, ठीक है, और उस केस से आपको संतुष्टि नहीं मिली, अर्थात आपको न्याय नहीं मिला, ठीक है, तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट से भी अगर आपको संतुष्टि नहीं मिलती है, ठीक है, वहां पर भी आपके साथ में मतलब न्याय नहीं होता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है।
जो हाई कोर्ट फैसला लेगा वो उसके नीचे वाली अदालत को मानना होगा, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा वो हाई कोर्ट को मानना होगा और इनको इसको भी मानना होगा। तो ऐसा होता है। अपील की व्यवस्था यही होती है कि अगर आपको न्याय नहीं मिल रहा है तो आप उससे ऊपर की अदालत में, ठीक है, पहले नहीं जा सकते हो, ठीक है, याद रखना। बिना नीचे की अदालत में केस किए आप ऊपर की अदालत में न्याय पाने के लिए नहीं जा सकते। जैसे कि आपने क्या किया कि भाई जिला न्यायालय के पास में आप गए, जिला अदालत में गए, ठीक है, और आपने वहां पर कोई केस किया, आप वहां पर नहीं मिला, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। आप जाओ कहां पर, हाई कोर्ट में, ठीक है। अगर हाई कोर्ट से भी आपको न्याय नहीं मिलता तब आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, उससे पहले नहीं जा सकते। आपको सीढ़ी है, ठीक है, सीढ़ी है, ये सीढ़ी है 3, ठीक है। पहले इस पे पैर रखो, इस पे रख करके अगर आपको लगता नहीं नहीं मिला तो आप यहां नहीं डायरेक्ट जा सकते, फिर आपको यहां आना होगा, ठीक है, फिर यहां आना होगा, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, हाँ, अपील की व्यवस्था को देखा जा सकता है, यही अपील है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है, उससे ऊपर की अर्थात निचली अदालत से फिर हाई कोर्ट में फिर ऊपर, ठीक है। अगला पॉइंट है, अधीनस्थ अदालत को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो नीचे की अदालत होती है अधीनस्थ अदालत, ठीक है, उसको कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक आपको इसे कहा जाता है ट्रायल कोर्ट, ठीक है। तो ट्रायल कोर्ट, अधीनस्थ अदालत एक ही है। फिर आपको मिलता है जिला न्यायालय, ठीक है। तो जिला न्यायालय, ट्रायल कोर्ट एक ही है, ठीक है, ट्रायल कोर्ट कह दो फिर जिला न्यायालय कह दो। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ठीक है, तो ये भी अधीनस्थ न्यायालय का ही एक नाम है। इसके अलावा प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय आदि नामों से बुलाया जाता है। तो ये सभी हैं एक ही, ठीक है, अलग अलग नामों से इसे बुलाया जाता है। अगला है विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन कौन सी हैं, विधि व्यवस्था की, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या है कि फौजदारी कानून और एक आपका दीवानी कानून, इनको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसके लिए पहले थोड़ी सी एक यहाँ पर एग्जांपल दिया गया, फिर उसके माध्यम से हम समझेंगे। कहा जा रहा है, एक फिंगर में कहा जा रहा है यहाँ पर, दहेज हत्या का मामला समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है, ठीक है। चैप्टर में दिया गया था, इसका पूरी की स्टोरी दी गई थी, मैंने उसको नहीं रखा क्योंकि वो बेकार का है, प्रश्न आने वाला नहीं है, ठीक है। तो दहेज हत्या का जो मामला है समाज के विरुद्ध अपराध में आता है, ठीक है। दहेज कोई एक घर का मामला नहीं है कि भाई केवल एक ही के साथ नहीं हुआ, समाज के बहुत बड़े लोगों के साथ में दहेज हत्या का मामला हुआ है, ठीक है। तो दहेज हत्या का मामला समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। ये आपराधिक फौजदारी कानून का उल्लंघन है। भाई दहेज किसी को नहीं मिला तो उसने किसी महिला की हत्या कर दी, तो ये एक तो आपराधिक है, आपने अपराध किया, ठीक है, और फौजदारी आपने मार दिया, तो फौजदारी कानून का उल्लंघन करता है। फौजदारी कानून के अलावा हमारी विधि व्यवस्था दीवानी कानून या फिर सिविल लॉ से संबंधित मामलों को भी सुनती है, ठीक है। दीवानी कानून, ठीक है, दीवानी कानून के एग्जाम्पल ये भी समझेंगे, सिविल लॉ तो वो भी यही हो जाता है, ठीक है। फौजदारी कानून या फिर आपराधिक हो तो वो आगे आपके ये वाले, इन दोनों की मदद समझेंगे। तो फौजदारी और दीवानी कानून के बीच में फर्क समझने के लिए निचली तालिका हमने दे रखी है, इन दोनों के बीच में फर्क क्या होता है अब यहाँ पर आप समझ लो, ठीक है। हाँ, तो एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फौजदारी कानून की, ठीक है। तो फौजदारी कानून में पहला एग्जाम्पल जो दिया जा रहा है वो ये है कि ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना जाता है, ठीक है। कानून की का आपने पालन नहीं किया, ठीक है, जैसे कि किसी को जीवन का अधिकार दिया गया है, ठीक है, और आपने उससे उसका जीवन छीन लिया, किसी को आपने मार दिया, ठीक है। इसके अलावा चोरी हो गया, उदाहरण के लिए चोरी हो गया, दहेज के लिए औरत को तंग करना है फिर हत्या कर देना, ये फौजदारी कानून के श्रेणी में आते हैं, ठीक है। दीवानी की अगर हम वहीं पर बात करें तो इसका संबंध व्यक्ति विशेष अधिकारों के उल्लंघन या फिर अवहेलना से है। जैसे कि भाई हमें अधिकार प्राप्त है कोई, ठीक है, जातिवाद हो गया, ठीक है, तो हमें जातिवाद के लिए कोई चिढ़ा नहीं सकता, ठीक है। हमें अधिकार प्राप्त है जीवन का, ठीक है, तो हमारा अधिकार आप नहीं छीन सकते हो। सॉरी, जीवन का अधिकार तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो जाएगा, वो तो हत्या का मामले में आ जाएगा। अधिकार की यहाँ पर बात हो गई, उदाहरण के लिए जमीन की बिक्री हो गया, ठीक है, हमारे पास जमीन है, हम जैसे चाहे बेच सकते हैं, जो भी चाहे कर सकते हैं। चीज़ों की खरीद हो गई, हमें खरीदने का अधिकार प्राप्त है। किराया, ठीक है, तलाक हो गया आदि से संबंधित, ठीक है। तो जो अधिकारों का जहाँ पर हनन होता है, अधिकारों का उल्लंघन होता है, ठीक है, वहां पर क्या है कि दीवानी कानून आता है, ठीक है। लेकिन जहां पर क्या है कि अपराध होता है, ठीक है, कानून में अपराध माना मतलब ऐसे व्यवहार और क्रियाएं जो कानून की नज़र में अपराध हैं, जैसे कि आपने चोरी कर ली, ठीक है, किसी की वस्तु को चुरा लिया तो ये फौजदारी कानून की श्रेणी में आएगा। आपने किसी की हत्या कर दी, ठीक है, तो ये कानून की नज़र में एक अपराध है, तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा, ठीक है। लेकिन आपने किसी के अधिकारों को, उसके अधिकारों के उल्लंघन या फिर अगर अवहेलना किसी के अधिकारों की होती है, जैसे कि भाई हमारे पास जमीन है हम नहीं बेच पा रहे, तो ये दीवानी कानून की श्रेणी में आएगा। अगला पॉइंट, फौजदारी में अगर आप देखोगे तो इसमें सबसे पहले
आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट या फिर प्राथमिक एफआईआर होती है, प्राथमिकी, ठीक है, एफआईआर हम लोग कहते हैं, तो एफआईआर दर्ज कराई जाती है। इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल किया जाता है। लेकिन अगर वहीं दीवानी कानून में देखते हैं तो प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है, ठीक है, कि भाई हमारे साथ में ये हो रहा है, ठीक है। अब भाई अगर आपके साथ में कहीं पर कानून का उल्लंघन होगा, ठीक है, कानून की नज़र में अगर कोई अपराध है तो वहां पर एफआईआर होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपके अधिकारों के उल्लंघन हो रहा है या फिर आपके अधिकारों की अवहेलना हो रही है, ठीक है, व्यक्ति विशेष के अधिकारों की अगर अवहेलना हो रही है तो वो कोर्ट में जाएगा, उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, ठीक है। याद रखना, दीवानी कानून में सबसे पहले क्या होता है, न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। अगर तलाक से संबंधित है तो जो पति पत्नी है वो मुकदमा दायर कर सकते हैं, ठीक है। चीज़ों की खरीद फरोख्त से संबंधित है तो जो खरीदने बेचने वाला है वो यहाँ पर मतलब मुकदमा दायर कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अगला, इसमें तीसरे में अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल की सजा जेल भेजा जा सकता है या फिर उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, ठीक है। अगर हम वहीं पर दीवानी कानून में देखते हैं तो अदालत राहत की व्यवस्था यहाँ पर करती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, फौजदारी कानून में सजा दी जाती है, ठीक है। वहीं दीवानी में राहत की व्यवस्था की जाती है, यहाँ पर न्याय होता है। यहाँ पर जल्दी से कोई भी मतलब दंड यहाँ पर देने का विधान नहीं, यहाँ पर न्याय प्राप्त करने के लिए अगर आपके साथ में अन्याय हो रहा है, ठीक है, तो ये एक तरह से आप कह सकते हो दीवानी है। और आपके मतलब कानून की नज़र में अगर आपके साथ कोई अपराध करता है, ठीक है, कानून का उल्लंघन करता है तो फौजदारी में आता है। यहाँ पर क्या होता है, अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच में विवाद है तो अदालत यह आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान को खाली कर दें और बकाया किराया चुकाए, ठीक है। वहीं अगर जमीन की बिक्री की बात हो रही है तो जिसकी जमीन होगी उसको वो सौंप दी जाएगी, ठीक है। अगर किराए के तलाक की बात है, ठीक है, तो उनके बीच में या तो सुलह होगी या तो अलग अलग कर दिया जाएगा, ठीक है। जेल वगैरह की बात नहीं होगी। लेकिन वहीं अगर दहेज हत्या होगी तो उसे दंड दिया जाएगा, ये फौजदारी कानून में आ जाएगा, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ पर आपराधिक या फिर फौजदारी कानून का उल्लंघन हो जाएगा, समाज के विरुद्ध दहेज हत्या, ठीक है। लेकिन वहीं अगर तलाक की बात की जाए, लड़ाई हो रही है, ठीक है, तो दीवानी कानून में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला, एक मिनट, हाँ, अगला अगला है, क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है? इंपॉर्टेंट है, समझते हैं, ठीक है। भाई बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास में पैसा नहीं है, ठीक है, तो उसको भी देखते हैं। सबसे पहले बिंदु में यहाँ पर कहा जा रहा है सिद्धांतता, भारत में सभी नागरिक देश के न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई आप गरीब हैं तो नहीं जा सकते, आप अमीर हैं तो जा सकते, आप ऊंची जात के हैं तो जा सकते, नीची जात का नहीं जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है। सभी जाति, वर्ग, धर्म के व्यक्ति अदालत में जा सकते हैं, अदालत की शरण में जा सकते हैं। अर्थात प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है, ठीक है। न्यायालय हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो वह न्याय के लिए अदालत में जा सकता है। समझो इसके में, अब इसको समझो धीरे धीरे क्या कहा जा रहा है, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट में समझा देंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये है नहीं। कहा यहाँ पर ये जा रहा है कि भाई देश के सभी नागरिक न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। देश के ही नहीं, मतलब अगर किसी विदेशी व्यक्ति के साथ में भारत में अन्याय हो रहा है तो वो भी जा सकता है, ठीक है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है और फिर न्यायालय की ये कर्तव्य बनता है कि उसको न्याय दिया जाए। मांगने का अधिकार आपका है, न्याय प्रदान करने का अधिकार किसका है? न्यायालय का, ठीक है। ये कर्तव्य है, अधिकार नहीं कर्तव्य है, ठीक है। अच्छा, न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मान लो कि सरकार ने कोई ऐसा कानून बना दिया जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, ठीक है। जैसे कि सरकार ने बना दिया कि भाई आज से इस इलाके में कोई भी नहीं रह सकता, ठीक है, कोई भी इस जाति का व्यक्ति नहीं रहेगा, ठीक है। या फिर आज से आपकी सारी संपत्ति पर सरकार का हक हो जाएगा, तो ये मौलिक अधिकारों का हनन है, ठीक है। या आपके जीवन उनका हो गया, ठीक है, तो ये मौलिक अधिकारों का हनन है। जितने भी सरकार कह देगी आज से भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं, तो ये मौलिक अधिकारों का हनन है, ठीक है। ऐसा अगर होता है तो न्यायालय आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगी, ठीक है। अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो वे न्याय के लिए अदालत में जा सकता है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है, अदालत की सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध हैं लेकिन वास्तव में गरीब के लिए अदालत में जाना बहुत मुश्किल साबित होता था। देखो है क्या, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, एक गरीब व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? उसके पीछे का रीज़न यह है कि भाई सुप्रीम कोर्ट जाने में इतना पैसा खर्च हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति दूर है सुप्रीम कोर्ट उससे, ठीक है, जैसे कि भाई दक्षिण भारत के लोगों की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जाने में उसकी प्रॉपर्टी बेच जाएगी, इतनी दूरी पड़ता है, ठीक है।
अगर कोई गरीब घर का व्यक्ति है, मैं अमीरों की बात नहीं कर रहा, गरीबों की, ऐसे ऐसे भी लोग हमारे देश में हैं, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जाने में ही उसके पूरा का पूरा घर बीत जाएगा, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में वो वकील को हायर करेगा, वकील के क्या 2 लाख रुपए केस फाइल पढ़ने के आपके, लो, इतने में तो उसका कल्याण हो गया, ठीक है। तो भाई सरकार तो कह रही है भाई, कानून तो है कि भाई न्याय पाने का अधिकार सभी को है, लेकिन यहाँ पर गरीबों के लिए तो न्याय है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया जाए, तो कानूनी प्रक्रिया में न केवल पैसा और कागजी कार्रवाई की जरूरत पड़ती है, बल्कि उसमें समय भी बहुत लगता है। अब भाई गरीब व्यक्ति अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए मजदूरी करके कमाए खाए या कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे, ठीक है, तो ये भी एक बड़ी बात है, ठीक है, समय भी लगता है। अब अगर सुबह से शाम तक मजदूरी नहीं करेगा तो उसके घर की रोटी नहीं चलेगी, और आप बोलोगे कोर्ट में सुबह से शाम तक कागजी कार्रवाई करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, पैसा खर्च करो, ये करो वो करो, दौड़ लगाओ, ठीक है, तो ऐसा कैसे हो पाएगा। अगर कोई गरीब आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता तो उसका पूरा परिवार दिहाड़ी मजदूरी से चलता है, तो अदालत में जाने और इंसाफ पाने की उम्मीद उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। भाई ये सच्चाई है, ठीक है, आप मानो या ना मानो, ये सच्चाई है। अच्छा, हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने कहा कि भाई न्याय पाने का अधिकार सभी को है। उन्होंने यहाँ पर इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया। हमारे देश का जो मतलब संविधान बनाया गया ना, इतना अच्छा संविधान है कि आज भी कोई उंगली नहीं उठा सकता, ठीक है, इतने साल से बना आ रहा है भाई, 300 से अधिक लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया है, तो भाई इतना अच्छा संविधान ऐसे थोड़ी ना बन के तैयार हो गया, ठीक है। अच्छा, जब संविधान में ये कहा गया था कि भाई सभी को न्याय पाने का अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है, ठीक है, ये मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है, ठीक है, कि भाई चाहे गरीब हो या अमीर हो सभी को न्याय पाने का अधिकार है। अब जो अदालत ने यहाँ पर देखा कि भाई जो गरीब व्यक्ति हैं उनको तो न्याय मिल ही नहीं पा रहा है, तो अदालत ने इसके लिए क्या किया, एक प्रावधान किया। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सुप्रीम कोर्ट ने अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका PIL की व्यवस्था विकसित की, ठीक है। इससे न्याय तक ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहुंच हो सके, ठीक है। ये व्यवस्था क्यों विकसित की, ताकि न्याय तक अधिक से अधिक लोग पहुंच सकें। अच्छा, इस PIL का उपयोग बहुत से लोगों ने किया। अच्छा देखो, होता क्या था कि पहले क्या होता था, इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया, बट मैं आपको पहले बता दूं ताकि आगे एक्सप्लेन थोड़ा सा हम कर देंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। बहुत से लोगों के साथ क्या होता था, जेल में बंद हैं, ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया उनको जेल में बंद रहते रहते, उनका जेल में समय पूरा हो गया, मान लेते कि भाई कोई अपराध में जेल में गए, ठीक है, जेल में बंद है, कोर्ट में केस चला और केस की सजा मिलने वाली है मात्र 2 साल, ठीक है, और 5 साल से वो जेल में ऑलरेडी बंद है, ठीक है, अभी तक कोर्ट ने फैसले ही नहीं सुना पाया, ठीक है। तो इनके साथ में तो भाई इनके अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है, कि भाई जो जिस अपराध के लिए केस चल रहा है उसमें सजा होगी तो अधिक से अधिक 2 साल की होगी, ठीक है, लेकिन कोर्ट में केस 5 साल चल रहा है और 5 साल से वो जेल के अंदर बंद है। या फिर ऐसा भी होता था पहले कि भाई 5 साल की सजा थी, ठीक है, और 10 साल हो गए कोर्ट ने जेल में बंद, ठीक है, कोई उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है, ठीक है, ऐसे भी कई सारे केस थे, ठीक है। तो इनमें क्या किया गया, इनके लिए जनहित याचिकाएं जारी की गई, ठीक है। बिहार में ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ, भाई बिहार में ऐसा भी था कि लोगों से जबरदस्ती मजदूरी करवाई जाती थी, घर की महिलाओं को पकड़ लाए, पुरुषों को पकड़ लाए, ये काम करो, ये ठीक है, नहीं करोगे तो मारेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ठीक है। तो लोगों के यहाँ पर अधिकारों का हनन हो रहा था, तो इसके लिए जनहित याचिका का उपयोग किया गया था, ठीक है। अब समझो इसमें है क्या, ठीक है, ये हमने एग्जांपल यहाँ पर दे दिए ताकि आगे ये देखने को मिलेंगे तो थोड़ा सा आसानी रहेगी, ठीक है। हाँ, क्या कहा जा रहा है, जनहित याचिका की व्यवस्था की गई, इससे न्याय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच हो। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो। अच्छा, अब जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, वीडियोस ऐसे आ जाते हैं कि आंदोलन हो रहा है, किन्हीं स्कूली छात्रों के पक्ष में कोई नेता जाकर खड़ा हो गया, ठीक है, और बड़े बड़े IAS ऑफिसर आए, उन्होंने कहा कि भाई तुम यहाँ क्यों खड़े हो, तुम स्टूडेंट तो हो नहीं, तुम्हारी क्या समस्या है। मेरी कोई समस्या नहीं सर जी, हम इनके साथ में खड़े हैं, ठीक है, तो तुम यहाँ से निकलो, तो ऐसा नहीं कह सकते, उनको ये अधिकार नहीं है, ठीक है। जनहित याचिका जो है, ठीक है, जनहित याचिका इस बात का अधिकार देती है कि अगर कोई व्यक्ति अपने अधिकार के लिए नहीं खड़ा हो पा रहा है, ठीक है, तो उसके तरफ से कोई व्यक्ति क्या कहते हैं, न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो, किसी भी व्यक्ति या संस्था को, ठीक है। तो आप किसी के साथ में जाकर के आंदोलन कर सकते हो उसके न्याय पाने के लिए, बस एक बात का ध्यान रखना कि वो आपके विरुद्ध ना हो, वो ऐसा ना कहे कि भाई हमें इनकी मदद नहीं चाहिए और ये जबरदस्ती हमारी मदद कर रहे हैं, नहीं तो उल्टा पड़ जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी को न्याय दिलाना चाहते हो, ठीक है, तो आप उसके साथ में खड़े हो सकते हो, बट उसे आपकी जरूरत होनी चाहिए, ठीक है। जबरदस्ती आप किसी को नहीं ले जा सकते, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हो। आपने कई बार ऐसे वीडियो देखे होंगे कि भाई मूवीज में IAS ऑफिसर है, वो कह रहे कि भाई तुम यहाँ क्यों खड़े हो आंदोलन में, सर जी हम इनके साथ में खड़े हैं, ठीक है।
तो तुम्हारा क्या मसला है? कोई मसला नहीं, तो तुम्हारी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तुम निकलो यहाँ से, ठीक है। 2-4 सवाल पूछे और हड़का के निकाल दिया। भाई उनको अगर इसकी जनहित याचिका की जानकारी होती तो क्या वो वहाँ से निकल जाते? नहीं निकलते, कभी नहीं निकलते, ठीक है। तो इस बात को समझ लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। कहाँ पर? हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। जिला लेवल के कोर्ट्स में ये याचिका दायर नहीं की जा सकती। इसका जो यहाँ पर एनसीईआरटी जो कह रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका आप दायर कर सकते हैं। अच्छा, दायर करने का तरीका क्या है, अभी हम इसको समझेंगे। न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या फिर तार टेलीग्राम को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलाया गया। अच्छा, यहां पर समझो, हाँ, जनहित याचिका कैसे दायर कर सकते हो, इसके जो नियम है वो हम आपको बता रहे हैं। आप पोस्ट ऑफिस में जाओ, ठीक है। पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद में वहां से एक छोटा सा पत्र खरीदो, ठीक है, 25 पैसे का, और उसके ऊपर अपनी पूरी की पूरी प्रॉब्लम लेकर के पोस्ट कर दो, ठीक है। चली जाएगी, आपकी जनहित याचिका स्वीकार है। आप अगर ये नहीं कर सकते हो तो टीवी चैनल के माध्यम से अपनी बात को पहुंचा दो, वो भी सुन लेगा, ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने देखा था कि एक व्यक्ति के अधिकारों का हनन हुआ था, ठीक है। तो एक हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में उसने निकलवाया था, आर्टिकल निकलवाया था, और हिंदुस्तान न्यूज़पेपर को देखकर, उस पेपर में दी गई पूरी की पूरी प्रॉब्लम को देख करके सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका को स्वीकार कर लिया। आप वीडियो बना के डालो, ठीक है। आप क्या है कि सुप्रीम कोर्ट को क्या कह सकते हैं, हाँ, पत्र भेज दो, ठीक है, या फिर अखबार में निकलवाओ, वो भी जनहित याचिका मानी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कानूनी प्रक्रिया को बहुत सरल बना दिया। ऐसा नहीं कि भाई आपको जाना ही पड़ेगा, पूरी की पूरी कानूनी प्रक्रिया, कागज ले, वकील लो, ये करो वो करो, ऐसा नहीं। आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी भेज सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही सरल प्रक्रिया है। सर्वोच्च न्यायालय फिर उच्च न्यायालय तक अपनी जनहित याचिका पहुंचाने के लिए क्या कर सकते हैं, पत्र भेज सकते हो, टीवी चैनल के माध्यम से अपनी बात पहुंचा सकते हो, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा, जो टीवी चैनल्स पर डिबेट चलती रहती है उनके ऊपर कई बार सुप्रीम कोर्ट अपना बात कह देता है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर ये, ठीक है, यहाँ पर ये बात हो रही थी, तो अगर कोई अपराध लगता है, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर दखलंदाजी करता है कि भाई इनके साथ में अन्याय क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा होता है। शुरुआती साल में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिया गया। जैसे कि बंधुआ मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने के लिए बिहार में सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका का इस्तेमाल किया गया, जो मैंने अभी आपको बताया था एग्जाम्पल, ठीक है। क्या हुआ था कि बिहार में अमानवीय श्रम, ये मौलिक अधिकारों का हनन था, ठीक है, कि भाई आप जबरदस्ती किसी से मजदूरी नहीं करवा सकते, ये था। इसके लिए जनहित याचिका दायर की गई, इनको न्याय मिला, ठीक है। इसके बाद में जेल में कई सारे कैदियों को सजा काटने के बाद भी वो वहां पर बंद थे, ठीक है, तो उनको रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका दायर की गई, इनको रिहा किया गया, ठीक है। अगला पॉइंट, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन मिड डे मील दिया जाता है। इस व्यवस्था उसकी व्यवस्था भी एक जनहित याचिका के फलस्वरूप हुई है। हाँ, जो मिड डे मील व्यवस्था होती है, आपने देखा होगा गवर्नमेंट स्कूल में दोपहर में भोजन दिया जाता है, तो ये जो व्यवस्था है ये भी जनहित याचिका के फलस्वरूप ही आज चल रही है, ठीक है। अब इस मिड डे मील व्यवस्था को एक बार सुन लो कि कैसे जनहित याचिका के माध्यम से इसे पूरा का पूरा लागू किया गया, ठीक है। तो इसमें कहा जाता है, वर्ष 2001 में राजस्थान और उड़ीसा में पड़े सूखे की वजह से लाखों लोगों के सामने भोजन का भारी अभाव पैदा हो गया, ठीक है। कहाँ पर? राजस्थान में और उड़ीसा में। कब? सन 2001 में सूखा पड़ा और यहाँ पर लाखों लोगों तक भोजन का अभाव हो गया, ठीक है। अर्थात लोगों तक गेहूं चावल ये नहीं पहुंचने लगे, इनके पास खत्म हो गए, ठीक है। अच्छा था क्या कि सरकारी गोदाम में अनाज भरे पड़े थे, ठीक है। बहुत सारा गेहूं चूहों की भेंट चढ़ रहा था। इस स्थिति को देखते हुए पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल, ठीक है, इसे लिबर्टीज PUCL कहा जाता है, ठीक है, सिविल लिबर्टीज, ठीक है, ये PUCL शॉर्ट में कहते हैं। ये एक संस्था है जिसने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। याचिका में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 में दिया गया जीवन के अधिकारों में भोजन का अधिकार भी शामिल है, ठीक है। जो मौलिक अधिकार दिए गए, तो मौलिक अधिकार में जीवन का अधिकार दिया गया, ठीक है। और जीवन का जो अधिकार है, जीवन का जो मौलिक अधिकार दिया गया है, इसमें भोजन का अधिकार है। अगर भोजन नहीं मिलेगा, ठीक है, तो व्यक्ति जीवित नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो अगर आप इस जीवन के मौलिक अधिकार को मानते हो तो भोजन भी उपलब्ध करवाओ, ठीक है। तब सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि सबको भोजन उपलब्ध कराना राज्य का दायित्व है, ठीक है। तो अगर आपको भोजन नहीं मिल रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हो, ठीक है, और राज्य आपको भोजन उपलब्ध करवाएगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बैठे बैठे ये कहो कि हाँ भाई, हमें ये तो मौलिक अधिकार दिया गया है और अब हम काम धंधा नहीं करेंगे और हमें राज्य भोजन देगा आकर के, ठीक है। तो वहां पर राज्य नहीं देगा आकर के, ठीक है। तब सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ पर आदेश दिया था। लिहाजा सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया
कि नए रोजगार पैदा करें, राशन की दुकानों के जरिए सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध करवाएं और बच्चों को स्कूल में दोपहर का भोजन दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिड डे मील की व्यवस्था है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही चल रही है। न्यायालय ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में रिपोर्ट करने के लिए 2 खाद्य आयुक्तों को भी नियुक्त किया कि भाई जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं उनको क्रियान्वयन के लिए, ठीक है, उनको मतलब लागू करवाने के लिए, उनकी जांच करने के लिए, ठीक है, उनके बारे में रिपोर्ट करने के लिए 2 खाद्य आयुक्तों को यहाँ पर नियुक्त किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक जानकारी थी। हाँ, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है अदालतें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्याख्या में एक अहम भूमिका निभाती हैं। क्या कहा जा रहा है? मौलिक अधिकारों की व्याख्या में एक अहम भूमिका निभाती हैं। कौन? अदालतें। ठीक है, अदालतें नागरिकों की, जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं सभी के। अदालत ने ही संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करने के बाद ये कहा था कि जीवन के अधिकार को भोजन का अधिकार भी जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल होता है। ठीक है, तो ये बात अभी हमने यहाँ पर आपको बता दी, अदालत का ही कहना था। देखो, हमने अभी आपको बताया था कि संविधान में जो कानून नियम दिए गए, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको है? कोर्ट को है, अदालत को है। ठीक है, तो अदालत ने यहाँ पर मौलिक अधिकारों की व्याख्या की। संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए, ठीक है, तो मौलिक अधिकारों की व्याख्या की और व्याख्या करके ये कहा कि भाई अनुच्छेद 21 में जो जीवन का अधिकार दिया गया है, ठीक है, इसमें भोजन का अधिकार भी शामिल है। ठीक है, अगले पॉइंट में, लेकिन अदालत के कुछ फैसले ऐसे भी रहे जिन्हें लोग आम आदमी के लिए नुकसानदेह मानते हैं। उदाहरण के लिए गरीबों के आवास अधिकार जैसे मुद्दों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि बस्तियों, झुग्गी झोपड़ियों को बेदखल करने के बारे में अदालत द्वारा दिए गए फैसले पुराने फैसलों के विरुद्ध हैं। तो ये क्या है कि एक अपना अलग मतलब टॉपिक चला जाता है। ठीक है, कई बार क्या है कि सरकार की जमीन पर अगर आप अपनी झुग्गी झोपड़ियां बसा लोगे, ठीक है, तो सरकार तो आपको हटाएगी हटाएगी। ठीक है, अब सरकार इसके लिए अपने अलग अलग बात रखती है कि भाई ऐसा ऐसा है। ठीक है, तो कई सारे लोगों का मानना ये है कि कई बार अदालत भी ऐसे निर्णय ले लेती है जो आम जनता के पक्ष में नहीं है। गरीब आवास अधिकार जैसे मुद्दे जो हैं, इसमें सरकार जनता के विरोध में, ठीक है, फैसले ले लेती है। जैसे कि बताया जा रहा है कि बस्तियों, झुग्गी झोपड़ियों को बेदखल करने के बारे में अदालत द्वारा दिए गए हाल के फैसले पुराने फैसलों के विरुद्ध हैं। ठीक है, पुराने फैसले दिए गए कि जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार शामिल है, तो तुरंत सभी को भोजन दिलवाने के लिए राज्य से आदेश दिया कि रोजगार की व्यवस्था की जाए, राशन की दुकानें खोली जाएं, स्कूलों में मतलब दोपहर का भोजन दिया जाए, ऐसी बात कहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर घर ही छीन लिए। हाल के फैसलों में झुग्गी वासियों को शहर में घुसपैठियों की तरह देखा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सरकार ने कई सारी अपनी बातें रखी थी कि इन झुग्गियों में बांग्लादेशी आकर बस जाते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पर के घुसपैठिए लोग रहते हैं शहरों में। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर क्या है कि सरकार ने जो शहरों में झुग्गी झोपड़ियाँ थी उनको हटवाने के लिए कई सारे आदेश दिए थे। ठीक है, जबकि पहले वाले फैसलों जैसे कि 1985 में ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम के मुकदमे में दिया गया फैसला जो था, में झुग्गी वासियों को आजीविका बचाने का प्रयास किया गया था। ठीक है, तो पहले ऐसा है कहाँ पर? बम्बई नगर निगम और ओल्गो टेलिस। ठीक है, ओल्गो टेलिस ये संस्था थी एक। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में पहले एक केस चला था। ठीक है, तो केस में ऐसा कहा गया था कि झुग्गी वासियों की आजीविका बची रहनी चाहिए। ठीक है, वो जीवित रहे। ठीक है, वो अगर यहाँ पर रहकर कोई अपना काम कर रहे हैं तो उनके काम को बचा रहना चाहिए। लेकिन बाद में इसके लिए फैसला लिया गया कि भाई ये तो सरकार की जमीन है, ये यहाँ पर घुसपैठिए की तरह हैं, और फिर इनको हटाने का प्रयास किया गया। आगे बढ़ते, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि न्याय तक आम लोगों की पहुंच को प्रभावित करने वाला एक मुद्दा यह है कि मुकदमे की सुनवाई में अदालतें कई साल का समय लगा देती हैं। ऐसा होता है कि मतलब 10 साल से मुकदमा चल रहा, 20 साल चल रहा, व्यक्ति मर जाता है फिर भी उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है। ठीक है, मर गया तो अपने आप मुकदमा खत्म हो गया। मेरे यहाँ पर ऐसा है, मैं बता रहा हूँ ना, मेरे यहाँ पर ऐसा है। ठीक है, मुकदमा चल रहा है, ठीक है, वो व्यक्ति मर गए, ठीक है, लेकिन अभी भी मुकदमा चल रहा है। एक व्यक्ति हैं जिनके ऊपर ना उम्र कैद की सजा है। ठीक है, मुकदमा उन्होंने दायर कर दिया। ठीक है, अब हर साल वो अपनी फाइल नीचे करवा देते हैं। ठीक है, 10 साल से यहीं पर घूम रहे हैं, उम्र कैद की सजा लगी हुई है और मुकदमा चल रहा कोर्ट में, हाई कोर्ट में। ठीक है, और अभी तक फैसला नहीं है। मैं देख रहा हूँ, मैं ना 8-9 साल से देख रहा हूँ, वो गाँव में ही घूमते रहते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसा है, कई बार क्या होता है, अदालतें कई साल लगा देती हैं फैसले में। इस देरी को ध्यान में रखते हुए अक्सर ये कहा जाता है कि इंसाफ में देरी
यानी इंसाफ का कत्ल, ठीक है। तो ऐसा है, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है, जो सच्चाई है वो बताई गई है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोकतांत्रिक भारत में न्यायपालिका ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई लोकतांत्रिक भारत में न्यायपालिका फेल रही है। हम ये कह सकते हैं कि कई जगहों पर ऐसा होता है कि वो पूर्ण रूप से अपना काम नहीं कर पाए, लेकिन लोकतांत्रिक भारत को लोकतंत्र बनाए रखने में न्यायपालिका की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर अंकुश लगाया है और लगाकर चल रही है। अभी भी आप देखो, जो इलेक्टोरल बॉन्ड थे, ठीक है, उनकी खुलासा में सुप्रीम कोर्ट का ही पूरा का पूरा हाथ रहा है, ठीक है। यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, तो लोकतंत्र को बचाने के लिए उन्होंने पूरा काम किया। उन्होंने कहा कि भाई ये लोकतांत्रिक नियम नहीं है, ठीक है, इसे आप हटाओ, ठीक है। इसके अलावा नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करना भी न्यायालय का काम होता है, तो अधिकारों की सुरक्षा कई मायनों में कहती है। लेकिन कुछ ऐसे केस होते हैं जहां पर इंसाफ की देरी हो जाती है, और ऐसा कहा जाता है कि इंसाफ में देरी यानी कि इंसाफ का कत्ल, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। अब हम शब्द संकलन देख लेते हैं, जो चैप्टर में शब्द दिए गए थे एक दो, ठीक है। सबसे पहले बरी करना, ठीक है। कई बार क्या होता है, जब अदालत किसी व्यक्ति को उन आरोपों से मुक्त कर देती है, ठीक है, जिसके आधार पर उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया था, तो उसे बरी कर दिया जाता है, बरी करना कहा जाता है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति अपनी, जो उसके खिलाफ मुकदमा किया जाता था, अपनी पूरी सजा काट लेता है, ठीक है। तो सजा काटने के बाद में उसे रिहा किया जाता है। रिहा करना और बरी करना दोनों शब्द अलग अलग हैं, ठीक है। तो बरी करने का अर्थ होता है आरोप से मुक्त कर देना, ठीक है। व्यक्ति के ऊपर जो आरोप लगा था, ठीक है, कहते हैं बाइज्जत बरी कर दिया गया, ठीक है। तो अर्थात आरोप उसके ऊपर साबित नहीं हुआ, ठीक है, और वो उस जिसके खिलाफ में मुकदमा हुआ था उसके खिलाफ वो आरोप साबित नहीं हुआ, इसलिए उसे बरी कर दिया गया, अर्थात उसे छोड़ दिया गया। अपील करना, निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध जब कोई पक्ष उस पर पुनर्विचार के लिए अब उच्च न्यायालय, ऊपरी न्यायालय के पास में जाता है, तो इसे अपील करना कहते हैं। जैसे कि भाई जिला अदालत में न्याय नहीं मिला तो हम हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट में नहीं मिला तो हम सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो इसे कहते हैं अपील करना, ठीक है। मुआवजा, तो किसी नुकसान या क्षति की भरपाई के लिए दिया जाने वाला जो पैसा होता है उसे मुआवजा कहते हैं। जैसे कि भाई सरकार, अगर आपका घर गिरा जाए, ठीक है, और वहाँ पर सरकार की गलती पाई जाए तो वो मुआवजा देगी, ठीक है। या फिर आपकी ज़मीन सरकार अगर लेती है तो उसके खिलाफ उसके बदले में आपको मुआवजा देती है, पैसा देती है, क्योंकि आपका नुकसान हो रहा है, ठीक है, उसकी क्षति की भरपाई के लिए। बेदखली, तो अभी लोग जिन जमीन मकानों में रह रहे हैं, यदि वहाँ से उनको हटा दिया जाता है, ठीक है, तो उसे बेदखली कहा जाता है। जैसे कि झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं, उनको हटाया जाता है, ठीक है। उल्लंघन की अगर हम बात करें तो किसी कानून को तोड़ना या मौलिक अधिकारों का हनन की क्रिया को उल्लंघन की श्रेणी में डाला जाता है, ठीक है। कानून आपने तोड़ दिया, मौलिक अधिकारों का हनन किसी के किया है, तो इसे क्या है कि उल्लंघन की श्रेणी में डाला जाता है, ठीक है। आई होप कि आज का हमारा ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। जिसने भी अभी तक हमको सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, एंड फेसबुक पर भी अभी के अभी फॉलो कीजिएगा, ठीक है। जिसने भी नहीं किया सभी लोग कर लो, ठीक है। इंस्टाग्राम पर मैसेज जरूर करना है, अगर आपको कोई सवाल है तो मैसेज करके प्रश्न पूछ सकते हो, ठीक है। एंड जिसे भी एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप एनसीईआरटी के नोट्स परचेज कर सकते हो। हमारा अगला चैप्टर है हाशियाकरण की समझ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। हाशियाकरण किसे कहते हैं यहाँ पर समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसे सभी लोग समझना, ठीक है। आई होप कि आपको हमारा आज का ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया भाई कर लो, ठीक है। एंड कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।